सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 69 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद की। तो देखिए, आपको तो पता है कि हमारा बोर्ड का सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है। अब हम जो हमने पाठ पढ़े हुए हैं उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम इतिहास के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जिसमें पिछली बार तो हमने 1 अंकीय प्रश्नों की चर्चा की थी। आज हम 3 और 5 अंक वाले प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। तो देखिए, कई सारे ऐसे कारण थे, कई सारे ऐसे तरीके थे जिनसे फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा की गई। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से थे। जैसे पहला है, पितृभक्ति और नागरिकता जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय की भावना पर जोर दिया। यानी नागरिकता के जैसे विचार पैदा हुए और पितृभक्ति का मतलब कि राष्ट्र को एक पितृभक्ति के तौर पर देखा गया, जिसने सभी लोगों में एकता की भावना पैदा की। फिर दूसरा है कि आरंभिक राजशाही मानकों की जगह तिरंगे को फ्रांस के नए राष्ट्रध्वज के रूप में स्थापित किया गया। यानी पहले जो राजा का जो झंडा था, राजशाही का झंडा था, वो मानक जो थे उनकी जगह अब एक तिरंगे को फ्रांस का राष्ट्र का ध्वज चुना गया। फिर अगला है, एक केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई, यानी सबके लिए एक समान नियम लागू किए गए। फिर है, क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को हतोत्साहित किया गया तथा फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। यानी सभी लोगों की एक ही भाषा होगी, फ्रेंच भाषा, ना कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं। और माप तौल की एक समान व्यवस्था को लागू किया गया, जिससे कि सब लोग अपने आप को एक ही समझें, क्योंकि सबके साथ एक ही तरीके का व्यवहार हो रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। इसकी समीक्षा करनी है। यानी आपको यह बताना है कि नेपोलियन ने ऐसे क्या चेंजेस किए जिससे कि पूरी व्यवस्था को बहुत बढ़िया वो व्यवस्था बन गई। जैसे एक है कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। देखिए, प्रशासनिक विभाजन को स्वीकृत नहीं, यहाँ पर आना चाहिए सरलीकृत किया गया। क्या लिखना है हमें यहाँ पर? यहाँ पे ऐसे लिखना है, सरलीकृत किया गया, यानी आसान बनाया गया। जो प्रशासनिक विभाजन था ना, पहले अलग अलग राजा के अलग अलग अधिकारी होते थे, उनको सरलीकृत किया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और किसानों को भूस्वामियों तथा जमींदारों की बकाया राशि चुकाने के दायित्व से भी मुक्त कर दिया गया। फिर दूसरा है, शहरी क्षेत्र में सुधार। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को खत्म कर दिया गया और व्यापार में सुधार किया गया तथा यातायात और संचार व्यवस्था में भी सुधार लाया गया। फिर तीसरा प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी संस्कृति के कारण यूरोप में राष्ट्र का विचार कैसे फैला। तो देखिए, संस्कृति में कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। इसके अलावा लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्यों ने, जैसे पोलेनेस और माजुरका जैसे लोक नृत्यों का प्रयोग पोलैंड में राष्ट्रवादी प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया गया। फिर यह स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया गया। जैसे ग्रिम बंधुओं ने बहुत सारी लोक कथाओं का संग्रह किया और उनका जर्मनी में फ्रांसीसी प्रभुत्व के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। और फिर है भाषा। देखिए, पोलैंड में स्कूलों में पॉलिश भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप लोगों ने चर्च में इकट्ठे होकर पॉलिश भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस तरह पॉलिश भाषा का प्रयोग यूरोप में रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गया। तो इस तरह से यूरोप में, पूरे यूरोप में जो संस्कृति थी उसने राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा की। फिर है प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी जर्मनी का एकीकरण कैसे हो पाया, तो ये देखते हैं एक बार। तो देखिए, 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयत्न किया गया। फिर दूसरी बात यह है कि लेकिन इस उदारवादी पहल को राजाशाही और फौजी की ताकत ने मिलकर दबा दिया।
तीसरा पॉइंट है कि प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उसके प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि उसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ तीनों युद्ध जीत लिए और 18 जनवरी 1871 को जर्मनी के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साई के शीश महल में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हो पाया। तो फिर पांचवा प्रश्न है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें और इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का एकीकरण भी और इटली का एकीकरण भी। तो जैसे जर्मनी बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, ऐसे ही इटली भी बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था। तो देखते हैं 1832 में कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना, फ्रांस से संधि हुई, ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया और 1859 में लोम्बार्डी को भी इस राज्य में मिला लिया गया। फिर उसके बाद मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह और इस जनमत संग्रह द्वारा इनका सार्डिनिया में विलय कर लिया गया। उसके बाद 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की गई। वेनेशिया व रोम पर भी अधिकार किया गया और 1871 में पोप से समझौता किया गया और एकीकृत इटली का उदय हुआ, यानी इटली का एकीकरण कर दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि इसके एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थीं। जैसे पहला था राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इटली जो है वो बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था जिनको एकीकृत करना बहुत मुश्किल भरी बात थी। दूसरा विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था, क्योंकि हमने ये देखा कि इटली कई राज्यों में बटा हुआ था और हर राज्य पर किसी न किसी विदेशी शक्ति का आधिपत्य था, उसी का ही कब्जा था। पोप का शासन था, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वहाँ पर पोप का शासन था। फिर उसके बाद है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस में भी देखिए जो है जब फ्रांस को जो है आगे बढ़ने से रोक दिया और उसकी सीमाओं पर अलग अलग राज्यों को स्थापित कर दिया गया, तो ये वियना कांग्रेस भी इसके एक बहुत बड़ा बाधा थी। और इसके बाद है अनुदारवादी शासक, यानी जो शासक थे वो कैसे थे, तानाशाह थे, यानी निरंकुश शासक थे जो कि नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, चर्चा कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे, मैंने तो इसको बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है, आप इसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। क्या? ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण। सबसे पहले क्या था, पहले निर्जातीय पहचान थी। निर्जातीय पहचान का मतलब होता है कि सबकी अलग अलग पहचान थी, कोई स्कॉटिश था, कोई जो इंग्लिश था, इस तरह से सब अलग अलग पहचान वाले थे। फिर क्या हुआ, राष्ट्र की अहमियत बढ़ी और सत्ता में उनकी वृद्धि हुई। इसके बाद 1688 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया, यानी सबको मिला के एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया गया। स्कॉटलैंड पर अपना कब्जा जमाया गया। स्कॉटलैंड पे प्रभुत्व का मतलब है कि स्कॉटलैंड पर अपना कब्जा जमाया गया और आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया गया और आंग्ल संस्कृति का दबदबा का मतलब है, इसमें आप लिखेंगे कि धीरे धीरे जो अंग्रेजी सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसने वो अपना प्रभाव वो जमाते गए और बाकी जो भाषाएं थी, अलग अलग भाषाएं थी, उनको जो है उसने पीछे छोड़ दिया, यानी इंग्लिश भाषा के वर्चस्व उसका बढ़ता चला गया। इसके बाद राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया गया, यानी ब्रिटेन का जो ब्रिटेन राष्ट्र का प्रतीक झंडा और उसी के राष्ट्रगान को ही बढ़ावा दिया गया। और अब जो पुराने राष्ट्र थे वो मात्र केवल सहयोगी के रूप में थे, मतलब उनकी इतनी चलती नहीं थी। तो मेन इसमें इंग्लैंड का ही दबदबा बना रहा। फिर है प्रश्न नंबर 7, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, यानी राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे पैदा हुआ, उसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो देखिए राष्ट्र राज्यों का उदय, ये सबसे पहला कारण था कि राष्ट्र राज्य बनने लग गए धीरे धीरे, यानी निरंकुश जो शासक थे उनको हटा के एक राष्ट्र के ऊपर बल दिया गया और इस तरह से राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ये भी यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए बहुत प्रमुख कारण था। लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया गया, यानी लोकतंत्र में जो समानता था, स्वतंत्रता का विचार था, इसको हर देश में, यूरोप के हर देश में बढ़ावा दिया गया। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता पर बल दिया गया, यानी
जो राजा के राज में, राजशाही में क्या होता था, अधिकार नागरिकों को होते नहीं थे किसी भी तरीके के, और वहाँ पर ऊंच नीच भी बना रखी थी, यानी ये अमीर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इन्हीं को ही टैक्स देना है या इनको टैक्स नहीं देना है। तो इन सब को हटाकर सामाजिक, राजनैतिक यानी सरकार में भी उनको भाग लेने का अधिकार मिले और आर्थिक समानता पर भी बल दिया गया। तो ये भी राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा कारण था। फिर अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग की गई, ना केवल जैसे सबसे पहले तो फ्रांस में ही हुआ, तो फ्रांस के साथ साथ फिर धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी मानवीय अधिकारों की मांग उठने लग गई और निरंकुश राजतंत्र में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं होने लगी। जहाँ जहाँ पर राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र था, जहाँ पर केवल राजा अपनी ही चलाता था, जनता की सुनता ही नहीं था, वहाँ पर फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं होती गईं और अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे विद्रोह भी किए, क्रांतियां की, जिससे इन सब में राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, यानी पूरे यूरोप में धीरे धीरे राष्ट्रवाद फैलता चला गया। फिर है प्रश्न नंबर 8, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। आप जानते हैं ना कि 1804 की नागरिक संहिता किसने बनाई थी? जी हाँ, उसे नेपोलियन ने बनाया था। तो उसके प्रावधान क्या क्या थे? जैसे जन्म पर आधारित सुविधाओं या जो विशेष अधिकार थे उनकी समाप्ति की गई। जैसे कि आपने देखा था फ्रांस में 3 स्टेट बने हुए थे, 2 स्टेट को तो कर देना ही नहीं पड़ता था, सारा का सारा टैक्स तृतीय स्टेट को देना पड़ता था। तो ये जो जन्म पर आधारित सुविधाएं थी, विशेष अधिकार थे, उनको समाप्त किया गया। संपत्ति के अधिकार की बहाली की गई, यानी सबको अपनी अपनी संपत्ति पर खुद का अधिकार है, उनका निजी अधिकार होगा, ना कि देश का अधिकार होगा। जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति की गई। जमींदारी वाला जो व्यवस्था थी और सामंती व्यवस्था थी जो कि राजतांत्रिक व्यवस्था में थी, उन सब की समाप्ति की गई। यातायात व संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। मानक नापतौल के पैमाने चलाए गए, यानी पूरे फ्रांस में एक समान मापतौल की जितने भी पैमाने होते थे वो चलाए गए और एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई, जिससे कि सबको आसानी हो। इस तरह से 1804 की नागरिक संहिता का यूरोप के इतिहास में, इवन फ्रांस के इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान है और आज भी उसको जाना जाता है। फिर 9वां प्रश्न है कि 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था। तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। यानी 1830 के दशक में क्रांतियां तो हुई, क्योंकि 1830 से 1848 तक का समय यूरोप के लिए उथल पुथल भरा समय रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रांतियां हुई, लेकिन आर्थिक मुसीबतें भी इसमें कम नहीं रहीं। वो आखिर क्या थी, उसके बारे में हमें इस प्रश्न में बताना होगा। तो देखिए, 1830 के दशक में यूरोप के लिए निम्नलिखित तरीकों से आर्थिक मुसीबतों को वो लाने वाला था। 1830 का दशक तो कैसे था? जैसे यूरोप में इस काल में नौकरियों से अधिक बेरोजगार थे, जितनी नौकरियां नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा बेरोजगार लोग ज़्यादा थे। नगरों के छोटे उद्योगपतियों को मशीनों द्वारा बने हुए सस्ते एवं टिकाऊ अंग्रेजी माल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजी माल से क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर पूरे यूरोपीय महाद्वीप से ऊंचा था, यानी ज़्यादा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी। तो यहाँ पर आप यूरोपीय महाद्वीप भी लिख सकते हैं। यूरोपीय ऐसे लिखना है आपको यहाँ पर। यूरोपीय महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे, वहां पर कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए थे, यानी उनका भी जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जहां पर अभी भी राजशाही थी, कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे। फिर धीरे धीरे खाद्य पदार्थों का मूल्य भी बढ़ने लगा था। फसल खराब होने से शहर और गाँव में व्यापक गरीबी फैल रही थी। तो आपने देखा कि किस तरह से 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतें लेकर आ रहा था, यानी आर्थिक मतलब रुपए पैसों से संबंधित। फिर 10वां प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी 19वीं शताब्दी में जो महिलाओं के चित्र थे उनको राष्ट्रवाद के रूपक में प्रयोग किया जाने लगा। तो उदाहरण सहित आपको इसमें बताना है। 2 देशों का उदाहरण ले सकते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को एक मानवीय आकार प्रदान किया। जो कलाकार लोग थे, यह नारी का भेष था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए, यानी व्यक्ति का रूप देते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी।
यह राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था। यानी राष्ट्र, पहले तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम कैसे छवि से दिखाएं, तो वो एक अमूर्त विचार था, उसको एक ठोस रूप देने के लिए एक महिला को राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फिर तीसरा पॉइंट है कि उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। और फिर पांचवा एक और उदाहरण दे सकते हैं, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। देखिए, फिर है स्रोत आधारित प्रश्न, जो कि 4 अंकों का आता है। इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें एक पैराग्राफ है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्न्स्ट रेनन 1823 से 1892 तक ने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, मार्ग या क्षेत्र से बनता है, बल्कि उनके हिसाब से एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी होती है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की ये सबसे ज़रूरी शर्तें हैं। यानी कहने का मतलब है कि सब लोगों में एकता की भावना पैदा हो, लोग अपने आप को एक समझें, उसके लिए जिन चीज़ों के बारे में अभी हमने बताया वो चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनमें। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती ही नहीं है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, यानी राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है और ये ज़रूरत भी है, और उनका यही होना ही स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक ही मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यानी राष्ट्र की स्वतंत्रता की गारंटी कि राष्ट्र हो, तभी वो स्वतंत्र रह पाएगा। अब इसी पे आधारित प्रश्नोत्तर, अर्न्स्ट रेनन कौन था? अर्न्स्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। दूसरा है कि अर्न्स्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए उनके अनुसार क्या मुख्य विशेषताएं, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित होता है या किया जाता है। फिर इसका सी पार्ट है कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है। तो देखिए राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि एक ज़रूरत भी है, और उनका होना ही, अस्तित्व में होना ही स्वतंत्रता की गारंटी होता है। फिर इसके बाद आखिरी पार्ट है, राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो देखिए एक निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले जन समूह को हम राष्ट्र कहते हैं, जिनकी एक पहचान होती है, और वह समूह आमतौर पर धर्म, इतिहास, नैतिक आचारों या विचारों और मूल्यों आदि में एक समान विश्वास रखता है, उसी को हम राष्ट्र कहते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।